नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले उस विषय के बारे में जो कि आप सभी के लिए चिंता का विषय है, आपका हमेशा इस पर फोकस रहता है। अब चूंकि सर्दियां भी नजदीक है, ऐसे में ये जो इशू है ये और भी ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान देने वाला हो जाता है। आज हम बात करने वाले स्किन केयर के बारे में। तो सर्दियां आती है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों की जो त्वचा है वो रूखी हो जाती है, या फिर दूसरी समस्या आपको सर्दियों के मौसम में स्किन रिलेटेड अगर होती हैं, या फिर कुछ और भी अगर आप अपने स्किन से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये आपके लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो जुड़ चुका है, जो कि आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। अगर कोई क्यूरोसिटी अगर आपको है तो भी आप पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ भी सवाल अगर आप जानना चाहते हैं अपने कहीं ना कहीं करीबियों से जुड़ा हुआ या फिर आपसे खुद से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे से डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव जुड़े हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साक्षी। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्लास्टिक सर्जन है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता टेकरीवाल हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एक बार करना चाहूंगी मैं। और डॉक्टर अंजलि मदान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते डॉक्टर साक्षी से। डॉक्टर साक्षी, स्किन का इशू कितना कॉमन आप पाती है, और अब चूंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो ऐसे में कितने अभी से आपके पास जो है लोग आने लगे हैं? जी, स्किन का तो एक ऐसा है इशू कि जो बहुत कॉमन है। हर इंसान अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता है, और स्पेशली जो विंटर्स होते हैं जिस समय हमारी स्किन ज़्यादा अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है, अलग तरह से उसकी केयर की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे तो बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो। कुछ प्रॉब्लम्स होती है स्किन की जो ज़्यादा बढ़ जाती है विंटर्स में, तो इसलिए अलग से उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर अश्विनी, चूंकि आप एक मेल हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि आप मेल्स भी इक्वली कंसर्न रहते हैं और उनके भी सेम इश्यूज होते हैं सर्दी आते ही? मैम, मेल्स के अंदर भी इश्यूज बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं है कि नाउ डेज मेल्स आर मोर कंसर्न्ड टुवर्ड्स देयर स्किन। पहले ऐसा था कि लड़कियां ही ज़्यादा कंसर्न होती थी, अभी तो मेल्स भी उतने ही कंसर्न है। एंड स्किन टाइप मेल्स का फीमेल्स का थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स एंड मेल्स दोनों की जो प्रॉब्लम्स है स्किन में, जैसे ड्राइनेस वाली एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अभी नाउ डेज द पॉपुलेशन हैज़ लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्किन, सो दे आर कमिंग इन नंबर्स टू अस। डॉक्टर दिव्या, ये सर्दियों का जो कंसर्न है सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए, या फिर ऑयली स्किन वाले भी इस दौरान जो है बहुत कंसर्न होते हैं? डॉक्टर दिव्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, म्यूट शायद आपको करना पड़ेगा। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी मैम। मैम, ड्राई स्किन वालों को तो एक कंसर्न रहता ही है, क्योंकि उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है और ग्लैंड्स जो होते हैं ऑयल सिक्रीशन वो कम हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं कई बार। बट ऑयली स्किन वालों की स्किन बेसिकली नॉर्मल स्किन टोन तक आ जाती है, और कई बारी ओवर पीरियड ऑयली स्किन वालों की स्किन भी ड्राई हो सकती है अगर एक्सेसिव ठंड पड़ती है या एक्सेसिव एक्सपोजर है उसका। जी, तो ये ओवर पीरियड आता है जी। तो मॉइस्चराइजर दोनों को अप्लाई करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को तो थिक मॉइस्चराइजिंग कोटिंग करनी चाहिए, और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको ओवर पीरियड अप्लाई करना चाहिए जी, लाइट मॉइस्चराइजर। जी। डॉक्टर श्वेता, तो क्या माने कि विंटर्स का जो सीजन होता है ऑयली स्किन वालों के लिए फेवरेबल है, क्योंकि अगर उनकी स्किन ऑयली से धीरे धीरे ड्राई होते होते नॉर्मल स्किन पर आ जाती है तो? डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये एक्चुअली नहीं है, डॉक्टर पे आ जाए। हाँ जी, मेरी आपको आ रही है? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। कैन यू हियर मी? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऑयली स्किन वाले नॉर्मल स्किन पे आ जाएं।
इसलिए ऑयली स्किन वालों को भी उतनी ही केयर लेने की ज़रूरत है। ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं, दे शुड नॉट स्किप देयर मॉइस्चराइजर्स कि अब तो अब नॉर्मल आ गई है सो दे डोंट नीड एनीथिंग। तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना चाहिए। सो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑयली एंड ड्राई स्किन। जी डॉक्टर अंजलि, और ये तो बात हो गई ड्राई स्किन, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर लूज हो जाता है स्किन से। इसके अलावा सर्दियों में और क्या इश्यूज हमें स्किन रिलेटेड या फिर हेयर रिलेटेड हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, और जो एल्डरली पीपल होते हैं जो थोड़े 60 ईयर से अबव एज ग्रुप है, स्किन बैरियर लूज होने लगता है। ऐसे एज ग्रुप का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि विंटर्स में रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइजर्स बहुत जरूरी हैं। कॉमन बॉडी मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो इनको अप्लाई जरूर करना चाहिए एल्डरली। डॉक्टर साक्षी, क्या माने धीरे धीरे एज के साथ हमारी स्किन और ज्यादा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी की टेंडेंसी है, किसी की स्किन ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई है, सो क्या ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन और ज़्यादा एक्सटेंसिवली ड्राई होती जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन की जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है या फिर मॉइस्चर को सोक मतलब रखने की अपने अंदर क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जो स्किन की ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स, वो रिड्यूस होती जाती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है। मोर ओवर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे थायराइड है या डायबिटीज़ है, जैसे एज के साथ थोड़ा आता है तो उससे भी हमारी स्किन ड्राई होती चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है या जिन लोगों को ज़्यादा विंड में या कोल्ड विंड्स में रहना पड़ रहा है उससे भी फ़र्क पड़ता है स्किन की क्वालिटी पे, स्किन के टाइप पे। तो विद एज डेफिनेटली यस चेंज होती है, स्किन की जो ड्राइनेस है वो बढ़ सकती है। जी जी डॉक्टर अश्विनी, कई दफ़ा हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में मेरी स्किन अलग तरह से बिहेव कर रही है, एंड मैं अगर कहीं कोस्टल एरिया में जाती हूँ तो शायद मेरी स्किन अलग तरह से रिएक्ट करेगी। उस टाइम शायद वो अपना ग्लो लूज कर दे या वो अलग तरह से ड्राई हो रही है। सो इसे किस तरह से देखें हम? मैम देखिए कि एनवायरनमेंट का ना बहुत इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर। ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे आपने बोला कोस्टल एरियाज में जो ओवरऑल फ्लूइड है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेसेस लाइक दिल्ली या राजस्थान जहाँ पे ओवरऑल ड्राइनेस है एयर के अंदर। तो अगर ज़्यादा हाइड्रेशन कम होगा हमारी स्किन के अंदर तो डेफिनेटली वो और ऐसे एटमॉस्फेयर में आप जाएंगे जहाँ पे हाइड्रेशन ओवरऑल कम है तो वो रिड्यूस होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। बट अगर आप कोस्टल एरिया में जा रहे हैं तो ऑयली स्किन वाले लोग जो हैं उनको और ऑयल जैसा फील होने लग जाएगा उनकी स्किन के ऊपर, बिकॉज वो जो स्किन से सन रेज की वजह से जो हाइड्रेशन निकल रहा है वो उतना नहीं निकल पा रहा है। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट का, रीजन का बहुत फर्क पड़ता है स्किन केयर पे, और आप जब चेंज करेंगे अपना प्लेस तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा। यानी कि ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। जो ऑलरेडी कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए अलग तरह के चेंजेस होंगे, अलग तरह से रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कोस्टल एरियाज के ज़्यादा लोगों को तो उनकी स्किन आपको ड्राई बहुत कम मिलेगी। दे आर ऑलवेज वेरी ऑयली स्किन, बड़ी हैवी स्किन, थिक लेयर होते हैं, हाई पिगमेंटेशन होता है। तो कोस्टल एरियाज में डेफिनेटली स्किन का टाइप ही अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेइंग देयर। एंड जो लाइक ड्राई एरियाज जैसे दिल्ली है या राजस्थान या और ऊपर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे स्किन का टेक्सचर ओवरऑल बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली फर्क जरूर पड़ता है। जी डॉक्टर दिव्या, सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में हम ये स्किन के प्रॉब्लम्स देखते हैं? डेवलप नहीं है जी। एंड सेकेंड थिंग होती है ओल्ड एज, जो अबव 55 60 का एज ग्रुप है उसके अंदर भी सेबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल वाले ग्लैंड्स होते हैं वो धीरे धीरे डाई डाउन कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट ड्राइनेस, इचिंग, इरिटेशन, नमनेस, ये सब कुछ स्किन में विंटर्स में ज्यादा है। तो ये ओवर पीरियड होता है, उनकी स्किन हेल्थ इज नॉट वेरी गुड।
ये मेन एज ग्रुप्स हैं। देन यू कैन सी कि जितने भी यंग एज ग्रुप में जिनका काम वाटर से बहुत ज्यादा है, उन लोगों की हैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ओवर पीरियड उनके हैंड्स में भी ये ड्राइनेस, इचिंग, इरिटेशन, स्किन पीलिंग, ये सब दिखाई देते हैं सिम्टम्स। जी डॉक्टर श्वेता, डैंड्रफ को आप क्या रीजन मानती है? डैंड्रफ भी क्या सर्दियों में, ऑब्वियसली सर्दियों में ज्यादा होता है, लेकिन इसके पीछे भी क्या वही रीजन है कि मॉइस्चर चूंकि कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है? मैम मुझे लगते हैं मैम जो ड्राइनेस है वो मॉइस्चर लॉस जैसे ही डैंड्रफ की वजह से ड्राई स्किन देता है सिर में। तो डैंड्रफ जो होता है वो अलग चीज हो जाती है, ड्राई स्केली स्कैल्प भी हो जाता है जिसमें रेकरेंट इरिटेशन होती है, वो एक चीज होती है। एक चीज डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ है जब ऑयल एक्यूमुलेशन और सेबेशियस ग्लैंड्स है, फंगल ग्रोथ हो गई आपके सिर में, वो ओवर पीरियड डैंड्रफ की एक्यूमुलेशन होती है। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं विंटर्स में, इसी स्कैल्प इज मोर बिकॉज ऑफ ड्राई स्कैल्प एंड इरिटेशन, जो स्किन में इरिटेशन हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हम देखते हैं कि जनरली सर्दियों में डैंड्रफ के केसेस ज्यादा होते हैं, हम लोग भी मतलब उस टाइम पे ज्यादा डैंड्रफ होती है सर में, इसका कोई रिलेशन नहीं है? डैंड्रफ भी होती है एंड ड्राई स्कैल्प भी होता है, दोनों की वजह से इचिंग होती है। डैंड्रफ की वजह से भी इचिंग होगी और ड्राई स्कैल्प से भी इचिंग होगी। और सर्दियों में दोनों चीजें ज्यादा हो जाती है, फ्लेकिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है, स्किन शेडिंग बढ़ जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में हो जाता है, उसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है और उसकी वजह से भी इरिटेशन हो रही है। देन सेकेंड चीज है कि ड्राई स्कैल्प हो जाता है, स्कैल्प हमारा ड्राई हो जाता है, आपको डैंड्रफ दिखाई नहीं देगी, फिर भी आपको इचिंग कॉन्स्टेंटली रहेगी सिर में, या आपको पतली पतली फ्लेक्स होंगी। तो वो दोनों चीजें हमारे को सर्दियों में मिलती हैं। जी डॉक्टर श्वेता, तो क्या हम करें, क्या सर्दियों में साबुन का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर साबुन जो है वो कहीं ना कहीं ड्राइनेस बढ़ाता है। हम लोग सर्दियों में हम लोग ऑयल बेस्ड क्लींजर्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोप बेस्ड। ये सब जितने भी रहते हैं लादर बेस्ड, लाइक जो आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनमें ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं। तो विंटर्स में ज्यादा से ज्यादा अगर वो क्लेंजर्स यूज करें तो बेटर रहता है स्किन के लिए, बिकॉज हमारी स्किन और स्कैल्प दोनों में कोल्ड विंडी एयर की वजह से ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर लूज कर देता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन, मतलब जो उस मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए बेटर होता है कि क्रीम बेस्ड बॉडी वॉशेस यूज करें या ऑयल बेस्ड वॉशेस यूज करें। डॉक्टर अंजलि, बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें, छोटे बच्चों का सर्दियों में, उनकी स्किन को किस तरह से प्रोटेक्ट करें? छोटे बच्चों की स्किन जो है ज्यादा ड्राई है या फिर ज्यादा एटोपिक एक्जिमा के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें वो देखना चाहिए कि वो बहुत ही माइल्ड क्लींजर्स हो, माइल्ड सोप एंड माइल्ड शैम्पू यूज करने चाहिए, और बादिंग भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए, और उसके बाद रेगुलर यूज ऑफ मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए। हॉट शावर्स अवॉइड करनी है ताकि उनका मॉइस्चराइजर स्किन मॉइस्चर मेंटेन रहे। डॉक्टर साक्षी, अगर हम देखिए जैसे गर्म पानी के इस्तेमाल की बात हो रही है, गर्म पानी से ड्राइनेस बढ़ती है, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग गर्म पानी ही इस्तेमाल करते हैं ठंड में। सो टेम्परेचर माइल्ड करके यूज़ करें, मतलब कैसे आप एडवाइस करेंगे? इसके लिए मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि बिल्कुल जो कोसा पानी हम कहते हैं, बिल्कुल वार्म ल्यूक वार्म वाटर, उससे अगर हम हेड बाथ लेते हैं तो डैंड्रफ कम होती है। एक और रीज़न होता है डैंड्रफ होने का, वो ये है कि सर्दियों में हम कम हेड बाथ लेते हैं, जैसे रेगुलर उतना नहीं होता बिकॉज ठंड ज़्यादा होती है। तो जो जैसे दिल्ली है, NCR है, ये इसमें ज़्यादा ठंड होने के कारण से कम यूज़ करते हैं, मतलब कम शैम्पू करते हैं, कम बाल धोते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है कि डैंड्रफ ज़्यादा प्रोड्यूस होने का।
तो रेगुलर अपना हेड बाथ लें, जो शेड्यूल है आपका हेड बाथ का वो रेगुलर रखें। मोर ओवर उसमें ये चीज़ का ध्यान दें कि बहुत ल्यूक वार्म वाटर, बिल्कुल कोसा पानी, कुछ मतलब डिग्रीज थोड़ा सा वार्म हो, ये ना हो कि बहुत हॉट हो, क्योंकि जितना हॉट वाटर लेंगे उससे बाल डैमेज भी होते हैं, बाल की बॉन्ड्स जो होती है हेयर की, जो स्ट्रैंड की, वो भी डैमेज होती हैं। तो इस वजह से हमें ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए। प्लस डैंड्रफ को भी वो और ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि क्या करता है, जो हॉट वाटर होता है उसके कारण से सेबेशियस ग्लैंड्स हमारी एक्टिव हो जाती हैं। सेबेशियस ग्लैंड से ही ऑयल सिक्रीशन होता है। तो जैसे जब हमने देखा है कि जब हॉट टेम्परेचर्स होते हैं तो ज़्यादा पसीने आते हैं, ज़्यादा ऑयली सिक्रीशन होता है, ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, वैसे ही बालों में भी ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है और ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ जाती है अगर ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करते हैं। मोर ओवर उसमें ऐसा होता है कि फिर फंगल ग्रोथ हो जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और अगर जैसे ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है तो उस वेदर में फिर प्रॉब्लम ये आती है कि ड्राइनेस भी हो जाती है स्कैल्प में, तो वो इची स्कैल्प भी होने लगता है। तो हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं यूज़ करना है, अपने जो रेगुलर वॉशेस हैं वो स्कैल्प वॉशेस करते रहने हैं, और मोर ओवर लाइट क्लेंजर्स यूज़ करने, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स हमें नहीं यूज़ करना। जैसे हम बोलते हैं पैराबेन फ्री। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स से बचना है हमेशा। बिल्कुल, यानी ये जो मिथ है कि अगर हमने शायद बालों में बहुत लंबे टाइम तक ऑयलिंग नहीं की है, इसकी वजह से डैंड्रफ जो है बालों में हो रहा है, ड्राइनेस की वजह से, ये सब मिथ है। जी, ऑयल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा बस एक होता है कि वो बालों को कंडीशन करता है। अगर हमें बाल धोने भी हैं, ऑयल लगाना भी है सॉरी, तो बालों में जस्ट सर धोने के 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले तेल लगाएं, और वो भी सिर्फ स्ट्रैंड्स पे लगाएं। रूट्स में तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बस वो एक सूदिंग इफेक्ट ज़रूर देता है। तो इंडियन कल्चर में जैसे कि थोड़ी मालिश कर लो, वो वाली बात है, बट उसका मोर इफेक्ट जो होता है स्ट्रैंड्स पे होता है। दैट इज़ ऑल्सो ओनली फॉर द कंडीशनर पर्पस, कि बाल थोड़े से ड्राइनेस चली जाती है बालों की। 10-15 मिनट इनफ होता है, उसके बाद आप अपना हेड बाथ लें, कंडीशनर यूज़ करें, दैट इज़ वेल गुड। डॉक्टर अश्विनी, मेल्स में भी सेम पैटर्न होता है डैंड्रफ का, या फिर कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं? नहीं, पैटर्न तो लगभग ऑलमोस्ट मेल्स एंड फीमेल्स में सेम ही है, बट बिकॉज अगर आप देखेंगे कि मेल्स का कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है। इफ़ यू सी इंडिया में मतलब मेल्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर बहुत सारी पॉपुलेशन को देखेंगे ना, दे आर लाइक कि मैं साबुन से भी बाल धो लेता हूँ, मैं साबुन जो कपड़े धोने वाली साबुन है उससे भी बाल धो लेता हूँ। सो बिकॉज मेल्स दे हैव डोंट नो पैटर्न ऑफ इट, तो इसलिए नाउ उनके लिए उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। फीमेल्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अपने स्किन केयर पे, अपने हेयर केयर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि अगर डैंड्रफ हो रहा है तो दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, या उसके लिए जो भी शैम्पू, चाहे वो कीटोकोरोनोज शैम्पूज या एंटी फंगल क्रीम्स हो, वो लगाना स्टार्ट कर दिए। उसके मुकाबले मेल्स अपना जो सेल्फ केयर है वो कम करते हैं, इसलिए उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती हैं। बट मेल्स के अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि बाल का जो लेंथ है वो छोटा होता है, ठीक है। बिकॉज उनका लेंथ छोटा होता है तो उनके अंदर ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एक कम भी वॉश करते हैं तो उनका काम चल जाता है। अकुमुलेशन ऑफ जो डस्ट है, फंगल इन्फेक्शन है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज यूजुअली इंडिया में फीमेल्स लॉन्ग हेयर रखती हैं एंड उनका केयर ज़्यादा करती है। राइट। डॉक्टर दिव्या, मैं एक और चीज़ इसमें जानना चाहूँगी, जैसे कि भी डॉक्टर ने जिक्र किया कि डैंड्रफ मेल्स में कम इसलिए होता है क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं, फीमेल्स में होता है कि बाल लंबे हैं तो ज़्यादा इश्यूज होते हैं। यानी कि अगर हम बालों को एकदम क्लीन रखें, या फिर अगर हम कहीं कि अगर हम डेली वॉश कर रहे हैं, सो क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम डैंड्रफ से दूर रहेंगे, या फिर डेली बाल धुलने से दूसरे इश्यूज हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली हेड बाथ लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीक में ट्वाइस या थ्राइस ही हेड वॉश करते हैं। मैम, ये वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग हफ्ते में 2 से 3 बार जब वॉश करते हैं, बालों का ग्रिम, डस्ट कुछ क्लीन हो जाता है, रूट का। अब अगर इसको हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बालों के अंदर का, जड़ों का ऑयल कम हो जाएगा, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बालों में ड्राइनेस हो जाएगी। जो लोग रेगुलर यूज करते हैं या जिनका स्कैल्प ड्राई है, उनको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इट इज बेटर कि अगर आप रेगुलर वॉश करने वाले लोगों में से हैं तो आप शैम्पू माइल्ड यूज कर लीजिए, सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज कर लीजिए। इट्स अ वेरी जेंटल ऑन स्कैल्प, और ये सिर्फ डस्ट निकालेंगे, बालों की जो ऑयल कंडीशनिंग है, जो नेचुरल कंडीशनिंग है, उसको टच भी नहीं करेंगे। तो हमारा क्यूटिकल बालों का इम्पैक्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। जी,
डॉक्टर श्वेता, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्दियां तो आ ही नहीं है, लेकिन सर्दियों से पहले अगर हम देखें, स्पेशली मेट्रो सिटीज का मैं जिक्र कर रही हूँ, दिल्ली एनसीआर का भी, कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। सो पॉल्यूशन की वजह से स्किन पे क्या इफेक्ट आते हैं, वो कितना नुकसानदायक है, और साथ साथ हेयर के लिए कितना नुकसानदायक है, ये भी अगर आप बताएं तो। हाँ, पॉल्यूशन से एक्चुअली हमारे जो स्किन में पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स, वो क्लॉग हो जाते हैं। उन क्लॉग पोर्स की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपके ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स, पिंपल्स, एक्ने, सब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब पोर्स हमारे गंदे हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं इसकी वजह से। और ये सब रीजंस होते हैं पॉल्यूशन, डस्ट, डर्ट, इन सब की वजह से हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं। स्पेशली ऑयली स्किन जिनकी होती है वो ये समस्या ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि उनके पोर्स ऑलरेडी थोड़े से इनलार्ज रहते हैं सीबम ग्लैंड्स की वजह से। तो वो जब पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं या डस्ट या डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पोर्स और क्लॉग होके ओपन पोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड फॉर हेयर, बालों के लिए भी सेम चीज़ें हैं। बालों में भी समस्याएं डैंड्रफ की बढ़ जाती हैं ऑयली स्कैल्प के कंडीशन में, स्पेशली ये डर्ट के कारण बहुत ये सब समस्याएं फेस करते हैं। हेयर लॉस होने लगता है और मतलब ये अच्छा रहता है कि आप रोज डेली बेसिस पे वॉश करें हेयर अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो, क्योंकि पोल्यूशन, डर्ट, इन सब से ड्राई स्कैल्प में इचनेस हो सकती है और ऑयली स्किन में, आपकी ऑयली स्कैल्प में वहाँ पे भी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और डर्ट के कारण हेयर लॉस की समस्या हो सकती है। तो पोल्यूशन से किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बालों को, अपनी स्किन को, डॉक्टर अंजलि? पॉल्यूशन से और सन से डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने आउटडोर एक्टिविटीज में हमें हेयर से मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे मतलब सन से हेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, छाता यूज करना चाहिए या फिर शेड में रहना चाहिए। जी। और हमें अपना रेगुलर यूज करनी चाहिए। जी डॉक्टर साक्षी, आपको लगता है कि सिर्फ हम अपने अगर हेयर को या फिर स्किन को अगर थोड़ा हाइड करके रखें, पोल्यूशन की वो कांटेक्ट में ना आए, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट? सबसे अच्छा होता है कि अगर हम एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं स्किन के लिए तो वो बहुत अच्छा काम करती है। आजकल ऐसी सनस्क्रीन्स आती हैं जो पोल्यूशन से भी बचाती हैं, मोर ओवर आपको सन की रेस से भी बचाती हैं और इंडोर पोल्यूशन से भी बचाती हैं और इंडोर सन लाइट्स की जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं उनसे भी बचाती हैं। साथ में अगर हम कंडीशनर का यूज़ करते हैं बालों में, जब हम शैम्पू करते हैं उसके बाद जो स्ट्रैंड्स होते हैं, रूट्स पे कभी कंडीशनर नहीं लगाते हैं, अगर हम कंडीशनर लगाते हैं तो उससे भी प्रिवेंशन होता है पोल्यूशन से। लेकिन सबसे अच्छा उसका ये होता है कि पोल्यूशन से हम डेफिनेटली अगर कवर करके रखते हैं, मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा हवा में कहीं जाना है या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है या बहुत ज़्यादा गर्म हवा है, तो अगर हम कवर करके रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा उसका रहता है कि फुल बाजू के कपड़े पहने या सर को स्कार्फ से या कैप एक ले लें, तो उससे डेफिनेटली नो डाउट बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। जी, और ये सनस्क्रीन को लेके मुझे लगता है कि बहुत सारे मिथ्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि सनस्क्रीन की ज़रूरत हमें सिर्फ तब पड़ती है जब मई जून का मंथ होता है, ये बहुत ज़्यादा जब गर्मी चरम पर होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन बेसिकली जो होती है वो देखिए, सन तो वही होता है 12 महीने, वही सन तो चेंज नहीं हो रहा है, बट क्योंकि हम ठंड ज़्यादा होती है, मौसम ठंडा होता है, इसलिए हमें वो सन अच्छा लगता है, धूप अच्छी लगती है। लेकिन कोशिश करें कि 12 महीने सनस्क्रीन लगाएं जब भी घर से बाहर निकले। इवन अगर बादल हैं, आप एक वाटर बॉडी के पास हैं, आप स्नो में हैं, तो भी सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि स्नो में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ज़्यादा होती है, वाटर बॉडीज़ के पास अल्ट्रावायलेट लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। इवन जैसे स्विमिंग पूल होती है उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा इफेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो इस केस में हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। नॉर्मली भी जैसे भी हम घर से बाहर निकले, हमें एक अपना रूटीन बनाना चाहिए कि सनस्क्रीन लगा के निकलना है, कोई भी मौसम है, बादल है या कोई भी मौसम है। और कोशिश करें कि जैसे ज़्यादा धूप है तो हम छतरी वगैरह लेके जाएं या कवर करके जाएं, हैट ले लें, कैप ले लें कुछ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली हम देखते हैं कि सर्दियों में ना कोई अम्ब्रेला यूज़ करता है, ना फिर कोई इस तरीके से हाइड करता है, क्योंकि लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं कि धूप लग रही है तो अच्छा लग रहा है। सो मैम, जैसे मैम बोल रही हैं कि सनस्क्रीन तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमको समझना पड़ेगा सब लोगों को कि सनस्क्रीन जैसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मतलब वी आर सेंटर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द इक्वेटर एंड वहाँ पे रेज जो है बहुत शार्प पड़ती हैं।
तो हमारे पास सनस्क्रीन हमें ज़रूर लगाना चाहिए। एक चीज़ है कि सनस्क्रीन मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को कि बहुत ज़्यादा महंगा सनस्क्रीन ना खरीदें। कि अगर आप बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे तो एडवाइस कि आप बहुत महंगा सनस्क्रीन खरीद लो, और आप महंगा सनस्क्रीन खरीद लोगे तो आप उसे दोबारा नहीं लगाओगे और यूज़ करने से डरोगे, क्योंकि आप बोलोगे 2000 रुपये का सनस्क्रीन यार मैं बार बार कितने बार लगाऊं। तो बेटर इज टू बाय सनस्क्रीन विच इज अराउंड 30 to 50 SPF, 500-600 रुपये का हो, ताकि वो 2000 रुपये में 4 आ जाए। ठीक है, वो 4 आ जाएंगे। एक आप अपने साथ रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, एक अपने कार में रख सकते हो। सुबह निकलने से करीब आधे घंटे पहले आप चेहरे पे लगा लें। उसके बाद अगर आप धूप में बहुत रहते हैं, जैसे आपका काम है, आपको धूप में भी ट्रैवल करना पड़ता है या और लोगों का काम है, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो 2 घंटे अगर आपको लगता है कि लगभग धूप में हो गए हैं तो रीअप्लाई इट। ठीक है, वॉश योर फेस, अच्छा सनस्क्रीन फिर से लगा लें एंड कंटिन्यू दिस। धूप अगर मौसम में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सनरेज नहीं है। यूवी जो लाइट है उसका इफेक्ट हमेशा रहता है 24 घंटे। तो अगर आप घर छुट्टी के दिन भी हैं तो भी जरूर लगाएं। सो इफ यू कैन कंटिन्यू योर सनस्क्रीन एंड बी रिलीजियस अबाउट इट, देन डेफिनेटली अगर आप देखेंगे आप विद इन 6 months आपकी स्किन का टेक्सचर, टोन, कलर, पिगमेंटेशन सब बेटर हो जाएगा। एंटी help एजिंग of इफेक्ट भी, हाँ sunscreen. जी, Yes, एंटी एजिंग only इफेक्ट भी sunscreen. आता है उससे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि स्किन के बारे में सब कोई सुनना चाहता है कि स्किन किस तरह से बेटर करें, हम ग्लो करें, हमारी स्किन बेटर हो जाए। सो लाइफस्टाइल चेंजेस में देखो मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही फिक्स हो गया है अब हमारा, कि हमें ऑयली फूड भी खाना है, हमें बाहर भी जाना है, जंक खाना है, कुछ छोटी सी बात हुई पार्टी कर लेनी है। यस, वो चीज़ को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। एंड पार्टी यू मीन हम लेकर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लिकर, वेज, नॉन वेज, वेरी स्पाइसी, वेरी ऑयली फूड। ठीक है, सो अब हम इन चीज़ को कितना अवॉइड कर सकते हैं तो हमारे ऊपर ये हमारा खुद का अनुशासन है, हम कितना कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं कि अपने अगर हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन के अंदर, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। अगर हम ये फूड मटेरियल में खा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट वी कैन टेक सप्लीमेंट्स ऑफ देम, सो दैट कि बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है वो मिलता रहे। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट अपनी बॉडी का हम ज़्यादा फूड का ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन में भी कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो। जी, जितना अनप्रोसेस्ड होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ऑयली स्पाइसी फूड जितना हम कम कर सकते हैं वो अच्छा होगा। ऑल्दो यस, मेट्रोपॉलिटन में मुश्किल है लेकिन डुएबल है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हिमाचल से बात कर रहे हैं आप। आज सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार, सबको नमस्कार, डॉक्टर साहिबान को। मैडम मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर जब सर्दियाँ पड़ती हैं और विशेष तौर पर जब कच्ची बर्फ की जो बर्फानी हवा चलती है उसके ऊपर कोई भी सनस्क्रीन या कोई भी ट्रीटमेंट जो काम नहीं कर पाता जी। तो वो ऐसे में जो है वो बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे वो मोमडन लेडीज लगाती है ना चेहरे पे, और मुल्तानी मिट्टी उसके नीचे लगा करके तब जा करके कहीं बाहर धूप में निकलते हैं या हवा में निकलते हैं। और ये इस बर्फानी हवा से बचने के लिए क्या कोई ऐसा है साधन कि उससे बचा जा सके? कोई ऐसी सनस्क्रीन है मार्केट में? जी डॉक्टर साक्षी जी, बेसिकली देखिए, ड्राइनेस से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि नहाने से थोड़ा सा पहले नारियल का तेल आप लगा सकते हैं पूरी बॉडी पे, और फेस पे भी हल्का सा मालिश कर ले अगर बहुत ऑयली स्किन नहीं है तो। और उसके बाद आप कोई ऐसा सोप या ऐसा बॉडी वॉश यूज़ करें जो ऑयल बेस्ड हो। बेसिकली हम उसे सुपर फैटेटेड सोप कहते हैं, जो हमें यूज़ करना है। और उसके बाद जब आप नहा के निकलें, जब स्किन आप जैसे पोंछ लेते हैं अपनी बॉडी को, तो तुरंत जब हल्का सा वो मॉइस्ट होती है, जब हल्की सी नमी उसमें रहती है, उसी वक्त उस पर या तो कोई तेल, जैसे नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह का तेल यूज़ करें। सरसों का तेल बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, या फिर कोई अच्छी थिक मॉइस्चराइजर वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करनी। इस चीज़ पे यहाँ पे हम ये ध्यान दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम नागेंद्र जी आप ही के सवाल का सबसे पहले जवाब देंगे, विस्तार से आप जरूर सुनिएगा। इस बीच बाकी जो कॉलर है वो भी हमें फोन कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन जरूर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में स्किन का और बालों का किस तरह से ख्याल रखें, इस पर अगर आपके भी कुछ सवाल है तो फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट जो है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ गुड़गांव से, योगेश पाल जी। योगेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैडम हेलो जी जी, सवाल पूछिए सर। डॉक्टर जी को नमस्कार है जी। मेरे ना सिर में मैडम और पूरे बॉडी में रैशेस पड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से ऐसे ही है। मैंने एलोपैथी की मेडिसिन ले ली,
आयुर्वेदिक ले ली, होम्योपैथिक ले ली, जब तक मैं मेडिसिन खाता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और पिछले 10 साल से यार मैडम मेरे सिर पे इतनी ज्यादा है कि कई बार दिल करता है मैं सिर काट के रख दूं साइड में। उसमें कई बार लिक्विड भी निकलने लग जाता है सिर में से मेरे। जी डॉक्टर। और मेरे पूरे बॉडी में जैसे सुइयां चुभ रही होती है, ऐसे ऐसे सारे बॉडी में सुइयां चुभ रही होती है मैडम। जी, आपकी बात सुन के योगेश जी लग रहा है कि जहाँ तक आपको एक्जिमा जैसा होगा, जो मैं एक समझ पा रही हूँ आपकी बात से, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा आपको, जो थोड़ा फोटो एग्रेवेटेड होगा, मतलब धूप से थोड़ा बढ़ जाता होगा और धूल मिट्टी से बढ़ रहा होता होगा। देखिए, इसमें तो देख के ही इलाज करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार बायोप्सी करानी चाहिए अपनी। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर उसकी जांच करते हैं, उससे हमें क्लियर एग्जैक्टली डायग्नोसिस पता चलता है। देखिए, जैसे स्किन की बीमारियां वैसी ही होती हैं कि जैसे डायबिटीज़ है या शुगर या बीपी है, कि जिसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है और इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। इसको हम 100% ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ठीक हो जाएगा। मान लो आपको डस्ट से एलर्जी है या धूप से एलर्जी है, तो उस चीज़ को हम जब आप उससे बचाव रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, तो शुगर से हमें बचाव रखना पड़ता है, तब हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये उसी तरह से होता है कि आपको मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। हो सकता है एक आधी कोई क्रीम वगैरह लगाना पड़े, पहले तो शुरू में ज़्यादा है तो दवाई करनी पड़ेगी, उसका इलाज करना पड़ेगा, गोलियां वगैरह खानी पड़ेंगी, उसके बाद कंडीशन के हिसाब से, और उसके बाद फिर क्रीम या मॉइस्चराइजर्स वगैरह या जो दवाइयां डॉक्टर बताएंगे वो आपको लगाते रहना पड़ेगा, और उसके साथ में जो प्रिकॉशंस बताएंगे, जिन चीज़ों से बचाव, वो आपको करते रहना पड़ेगा, तभी उसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, बरेली से प्रीति जुड़ी है हमारे साथ। प्रीति जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। प्रीति जी, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, नमस्ते मैम। हेलो जी, सवाल पूछिए। ये गायों के लिए मैम पता करना था, मतलब फेस के ना गायें सी हैं, उसके लिए मतलब कोई क्रीम या कुछ, ठीक और है, मतलब क्या करना चाहिए झाइयाँ चेहरे से कम हो जाए। जी डॉक्टर दिव्या, आप सुन पा रही हैं इनको, चेहरे पे झाइयाँ इनकी, और उसका कुछ ट्रीटमेंट ये जानना चाहती हैं। डॉक्टर दिव्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। डॉक्टर दिव्या की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर श्वेता, अगर आप सुन पाई हो, झाइयों के ट्रीटमेंट के विषय में ये जानना चाहती हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, डॉक्टर श्वेता की आवाज भी नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर अश्विनी, अगर झाइयों से रिलेटेड आप इन्हें कुछ एडवाइस कर पाए। झाइयाँ, जी। इनकी एज अगर कुछ बताया उन्होंने। डॉक्टर प्रीति जी, आपकी कितनी उम्र है? प्रीति जी, आप हमारे साथ बनी हुई हैं अभी, फोन शायद उनका कट गया है। सो झाइयाँ फीमेल्स के अंदर है, बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकती हैं। एज रिलेटेड भी होती हैं, कभी कभी पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, चीक्स के ऊपर ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में एक नियासिनामाइड एक प्रोडक्ट है, ये काफ़ी यूज़ करते हैं हम आजकल पेशेंट्स के ऊपर। उसके बाद ट्रानेक्सामिक एसिड एक प्रोडक्ट है, इसके टैबलेट्स एंड टॉपिकल एप्लीकेशन आता है। उसी के अलावा हम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करते हैं स्किन का, ताकि ऊपर की लेयर उसकी निकल जाए। उसके लिए रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें करने से धीरे धीरे झाइयाँ कम हो सकती हैं। प्लस डेफिनेटली सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, तो वो एड ऑन जो है वो चलेगा ही। अलॉन्ग विद दिस ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर कभी दिखा पाएँ किसी को, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले या किसी प्लास्टिक सर्जन से मिले, और उनको अच्छे से बता पाएँ सारी प्रॉब्लम। बिकॉज बिना स्किन को देखे हुए एकदम से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बताना थोड़ा मुश्किल है, बट एक जनरलाइज गाइडलाइन हम दे सकते हैं कि ये चीज़ें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बट डेफिनेटली शुड मीट समबडी एंड डिस्कस विद देम। जी डॉक्टर अंजलि, एक और बहुत कॉमन इशू है जो कि गर्मियों में भी देखने को मिलता है, सर्दियां भी इससे छूती नहीं है, टैनिंग का इशू। सो टैनिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? जो है ज्यादा धूप में होने से हो जाता है, कई बार स्किन का सेंसिटिव होता है, और ज्यादा धूप में ना हो, थोड़ी से पीक टाइम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो
सन एक्सपोजर होता है वो भी ज्यादा टैनिंग हो जाती है। तो टैनिंग से बचने के लिए हमें सबसे पहले हमेशा सनस्क्रीन वेयर जरूर करनी चाहिए। बाहर हमें डेली मॉर्निंग में ही सनस्क्रीन अच्छे लगा के निकलना चाहिए। इसके अलावा हमें सिर्फ कपड़े पहनकर निकलना चाहिए। कपड़े भी थोड़े थिक एंड कॉटन क्लोथिंग होनी चाहिए। जी एंड सनस्क्रीन के अलावा हम कैप या छाते जी। का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर से बचें। इसके अलावा हम पिगमेंटिंग लोशन कर सकते हैं जिससे कि टैनिंग कम हो जाती है। और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके मिले तो और के प्रोसीजर ट्रीटमेंट होते हैं जिससे जल्दी असर आता है। जी डॉक्टर दिव्या, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बार आप जी नहीं डॉक्टर दिव्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। आप एक बार अनम्यूट कीजिए डॉक्टर दिव्या। जी फिर से जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे, अभी फिलहाल आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। डॉक्टर साक्षी, ये तो बात हो गई कि हम टैनिंग को किस तरह से रोक सकते हैं, प्रिकॉशंस। लेकिन अगर टैनिंग हो जाती है उस सूरत में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सुन रहे हैं और जिनका ये प्रश्न निश्चित तौर पर है कि टैनिंग को कैसे हम दूर करें, सो इस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी टैनिंग को हटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत जल्दीबाजी में नहीं हटानी होती कि अचानक से एक दिन में हट जाएगी। उसको थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए टैनिंग हो गई, हम सी बीच पे गए हैं या कहीं बाहर गए, धूप में ज़्यादा गए, वेकेशंस पे गए, टैनिंग हो ही गई है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना सनस्क्रीन लगाना नहीं बंद करना है, सनस्क्रीन लगाते रहना है। उसके अलावा से कुछ क्रीम्स आती हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन होता है जो लगा सकते हैं, उससे टैनिंग हट जाती है। दूसरा ग्लूटाथियोन क्रीम्स आती हैं, ग्लूटाथियोन टैबलेट्स आती हैं, प्लस ग्लाइकोलिक पील्स होते हैं। अगर पिंपल प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक पील्स होते हैं, थोड़े डीप पील्स भी होते हैं जिन्हें करने से टैनिंग बिल्कुल हट जाती है। और अगर हम चाहें तो नींबू पानी वगैरह थोड़ा सा लें तो उससे इंटरनली हमारी मतलब एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स हमारे अंदर बढ़ते हैं। खूब सारे फ्रूट्स खाएं तो उससे भी अपने आप स्किन नॉर्मलाइज होती है। लेकिन सन से बचना हमें नहीं छोड़ना है, सनस्क्रीन रेगुलर लगाते रहना है, मॉइस्चराइज करते रहना है। जी हमारे साथ एक कॉलर है राघव भटनागर दिल्ली से। राघव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरे चिकन पॉक्स हो गया था जी, उसके बाद स्टार्स हैं उसके, उसको कुछ डार्क स्टार्स हो गए फेस पे, उसके लिए कोई मेडिसिन बताइए या कुछ ट्यूब बताइए। जी डॉक्टर अश्विनी। जब चिकन पॉक्स के स्कार, ये एक इंडियन स्किन में बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब क्या है कि ये स्कार तो हुए थे जब बचपन में थे और अब स्किन बड़ी हो गई, मतलब ये बड़े हो गए हैं। स्किन के स्कार ऐसे नहीं है कि इतने आराम से निकलते नहीं हैं। होता क्या है कि हम इन स्कार को थोड़ा कम कर सकते हैं, एक विजुअल इफेक्ट है लाइक कि हम थोड़ा सा इसे कम कर सकते हैं। सर्जिकली तो बहुत कम ऑप्शंस है, बट हम कभी कभी सर्जिकली छोटा छोटा फैट ग्राफ्टिंग कर देते हैं। अगर बहुत डीप स्कार्स है और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लगता है तो छोटे छोटे फैट को हार्वेस्ट करके उसको स्किन के नीचे डाल देते हैं, तो जो डिप्रेशन है जो स्कार्स का वो कम हो जाता है और दिखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज जैसे मैम ने बोला कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे रेगुलर पीलिंग ऑफ द स्किन होता रहे। जब रेगुलर पीलिंग ऑफ द स्किन होता रहता है तो हमारी स्किन की जो टर्नओवर कैपेसिटी है, दैट मीन्स कि स्किन नई बनने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो स्किन जितनी नई बनेगी उतना ज़्यादा चांस है कि हमारे जो पोर्स हैं वो बेटर हो जाएंगे, हमारी जो स्किन का टेक्सचर है वो बेटर हो जाएंगे और ये जो स्कार्स हैं वो दिखना कम हो जाएंगे। तो परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, बट हाइडिंग इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे स्किन ओवरऑल थोड़ी सी बेटर लग सकती है। जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर श्वेता, अभी जैसे कि हम स्कार्स के विषय में भी बात कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं, सो अगर मैं देखूँ सर्दियों में अगर हम कहें कि कई बार स्क्रबिंग हम गर्मियों में ज़्यादा करते हैं, सो कुछ ऐसा है कि सर्दियों में हमें स्क्रबिंग कम करनी चाहिए, ये स्किन हमारी ख़राब करती है, इसमें आप किस तरह से गाइड करेंगी? डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? ये मेरी आवाज जी, मैं जी, आपकी आवाज सुन सकती हूँ? जी जी मैं भी सुन पा रही हूँ। जी प्लीज बोलिए। हाँ जी, तो सर्दियों में एक्चुअली स्क्रबिंग, मेरे व्यू में स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज स्किन को वो और ज्यादा एक्सफोलिएशन की जगह और ज्यादा कभी कभार टियर भी कर देता है। सो इट्स बेटर टू यूज, आजकल मार्केट में बहुत सारे एक्सफोलिएंट्स आ गए हैं लाइक AHAs, BHAs, दोज आर बेटर देन स्क्रबिंग योर स्किन।
स्क्रब करने से कभी कभार स्किन में टियर और ये सब आ सकता है, रैशेस वगैरह। नंबर 1 ये। दूसरा, विंटर में स्क्रबिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, तो अगर आप उसमें और स्क्रबिंग कर देंगे ऊपर से तो वो इट कैन लीड टू टियर हो सकता है, या मतलब उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए विंटर में। हाँ, ऑयल में आप कोई माइल्ड स्क्रबर्स यूज कर सकते हैं स्किन पे, जिससे कोई आपके स्क्रैचेस वगैरह ना आए स्किन पे। जी। एंड नॉर्मली जैसे हम लोग क्लीन अप कराते हैं या फेशियल कराते हैं अच्छी स्किन के लिए, तो वो जो रूटीन हम गर्मियों में फॉलो करते हैं वो सेम रूटीन हम सर्दियों में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोनों में अलग अलग रूटीन फॉलो करना चाहिए? नहीं, अलग अलग फॉलो करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर से हमारी स्किन पे बहुत डिफरेंस आता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि फेस पे ऑयलीनेस रहती है, सीबम ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल थोड़ा सा रहता है फेस पे। तो अगर हमें गर्मियों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए जिससे पोर्स हमारे क्लॉग नहीं हो और ठीक रहे स्किन। और वही सर्दियों में हमें क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए, तो उससे हमारे फेस पे मॉइस्चर रिटेन रहता है। जी। डॉक्टर साक्षी, पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? ऑफ कोर्स सब लोग बोलते हैं अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो स्किन आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगी, लेकिन सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, हम पानी कम पीते हैं, तो उस सूरत में हम किस तरह से मेंटेन करें, अगर इस पे गाइड कर पाए आप? स्किन में एक्चुअली पानी का बहुत ज़्यादा रोल है। जितना हम पानी पीते हैं, देखिए स्किन में क्या होता है, हमें पसीना जैसे निकलता है तो जितने एक तरीके से एक्सक्रीशन होता है बॉडी का, पसीने के थ्रू भी होता है, यूरिन के थ्रू भी होता है, तो सारे जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे निकलते हैं। तो पानी का डेफिनेटली रोल है हमारी स्किन में। प्लस हमारे जो सेल्स होते हैं वो फूले हुए रहते हैं ताकि वो सप्पल जो स्किन हम कहते हैं वो वैसी रहती है अगर हम अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं। और दूसरा कैसे कि पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन अगर सर्दियों में हम पानी नहीं पी सकते हैं तो ऑल्टरनेट थोड़ा सा जैसे गुनगुना करके पानी पी लिया, या सूप पी सकते हैं हम सब्जियों का, वो बहुत अच्छा होता है। हम फ्रूट इंटेक बढ़ा सकते हैं जिनमें पानी ज़्यादा हो। और जो जैसे कुछ आजकल पानी आते हैं वाटर, ऐसे कुछ ये बॉल्स जैसे आते हैं जो जिसे फ्लेवर्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, वी कैन टेक दोज वाटर्स ऑल्सो। प्लस थोड़ा हम मिल्क इंटेक वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें हाइड्रेटेड रहना। लेकिन पानी तो हमें पीना ही है, थोड़ा गुनगुना करके पिए, लेकिन पिए ज़रूर पानी। डॉक्टर अश्विनी, टी और कॉफ़ी का कितना नेगेटिव रोल है भी या नहीं है? क्योंकि सर्दियों में ऑब्वियसली टी कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। देखो, टी एंड कॉफ़ी हम जो लेते हैं उसमें लेते हैं क्योंकि हमें सर्दियों में ठंड लग रही है, गर्मी चाहिए, तो हम लगते हैं दिस इज़ अ ईजी वे टू टेक, थोड़ा गर्म लगेगा। बट टी एंड कॉफ़ी बोथ द थिंग्स आर लाइक दे कॉज वेसो कंस्ट्रिक्शन। दैट मीन्स कि ये बॉडी के अंदर से पानी को निकाल रही है, ठीक है। एंड समटाइम्स दे कॉज डायूरेसिस ऑल्सो। तो बॉडी का जो पानी हम पी रहे हैं वो और एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, तो बॉडी को और डिहाइड्रेट कर रहे हैं। सो आइडियली मतलब टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा और अदर ड्रिंक्स आती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, या वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं, या सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें जिससे कि आप बॉडी हाइड्रेटेड रहें। टी एंड कॉफ़ी, अल्कोहल ऑल्सो अवॉइड करना चाहिए। नवीन जुड़े हैं हमारे साथ, नवीन छत्तीसगढ़ से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नवीन कुमार जी, सवाल पूछिए अपना। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? कुछ जानना चाहते हैं सर? आपने फोन लगाया है। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि त्वचा में एकदम फुंसी फोड़ा निकल जाता है मैम, बड़े बड़े, क्या करना पड़ेगा? क्या निकल जाता है त्वचा में? जी, फुंसी निकल जाती है। हाँ जी, बेसिकली जो फुंसी फोड़े निकल रहे हैं, अगर वो कभी कदार एक आध निकल रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर बहुत रिकरेंट निकल रहे हैं फुंसी फोड़े, तब एक बार ब्लड शुगर का जांच ज़रूर करा लें। कई बार शुगर बढ़ने से भी रिकरेंट फोड़े फुंसियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार आप कुछ गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे भी फोड़े फुंसियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेल की मालिश करने से भी
फॉलिकुलाइटिस हो जाती है, फोड़े फुंसियाँ जिसे कहते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, वो हो जाती हैं। कई बार वैक्स कराने के बाद भी फुंसियाँ निकल आती हैं। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उस कारण का निवारण किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर ज़्यादा ही निकल रहे हैं तो एक बार आप अपने पास के स्किन के डॉक्टर से मिलें और फिर उसके बाद पूरी एक बार जांच करा लें अगर काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। नहीं तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम एक आध कभी निकल रहा है तो उसको लगाने से भी वो ठीक हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर दिव्या, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि चाय कॉफ़ी का नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो साथ में जानना चाहूँगी क्या लिकर वगैरह या फिर जो लोग स्मोक करते हैं उनकी स्किन पर इसका कितना बैड इफेक्ट होता है, किस तरह से होता है? टी कॉफी एक लिमिट तक हार्म करते हैं हमारी स्किन को, बट जो स्मोकिंग होती है वो उसका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे सिस्टम पे आता है। तो दोनों का रोल बहुत डिफरेंट है। टी कॉफी से हमारी डिहाइड्रेशन हो सकती है, आप उसको कंपनसेट कर लीजिए। आप 1 गिलास टी ले रहे हैं तो 2 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर हल्के से इलेक्ट्रोलाइट हमेशा डालिए, या घर बनाई हुई किसी भी फॉर्म की ग्रीन टी से कंपनसेट कर लीजिए, दैट इज गर्म पानी विद एनी फ्लेवर किचन। तो वो एक चीज होती है। सेकेंड चीज होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हमारे फेशियल सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्किन की रिंकलिंग हो जाती है, एजिंग हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन का लस्टर चला जाएगा, पोर साइज इंक्रीज कर जाएगा। और उसके अलावा आजकल अगर आप नोट करेंगे स्मोकिंग से एक पाउट बनता है ऐसे करके, तो वो जो पाउट होता है उसमें यहाँ पर ओरल कैविटी के रिंकल्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्किन एजिंग, अगर स्किन किसी की 40 इयर्स की, इट विल लुक मोर देन 60 इयर्स। So smoking has a wide range of side effects, 10 times, 100 times more than drinking a glass of tea or coffee. जी। बाकी ये है कि स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, बिकॉज ओवर पीरियड हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारे सिस्टम के अंदर स्मोक का जो जाता है निकोटीन, वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी खराब करता है, हमारे लंग्स को खराब करता है, एंड ओवरऑल हमारी बॉडी हेल्थ खराब होती है। जी डॉक्टर श्वेता, सर्दी आ रही है तो आपके मैं कमेंट्स जानना चाहूँ किस तरह से आप एडवाइस करेंगे हमारे तमाम उन व्यूअर्स को जो देख रहे हैं आपको और जो सुन भी रहे हैं कि कैसे स्किन केयर अपनी करें? जी अब विंटर्स आ रहे हैं तो पहली टिप मेरी रहेगी कि सबको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। चाहे मैम ने जैसे बताया, साक्षी मैम ने, कि गर्म ही पानी पिए, लेकिन पानी पीते रहे इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह पानी पीना है। दूसरा, एडिक्वेट स्लीप लेना है। तीसरा, अपना सनस्क्रीन नहीं भूलना है, सनस्क्रीन रेगुलर लगाना है, चाहे धूप हो या ना हो। चौथा, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं सनस्क्रीन के साथ। और विंटर्स में प्रोटेक्ट करके रखना है, हार्ड पहन के रखिए। एक्चुअली विंटर्स में रियलाइज नहीं होता है कि सन हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहा है, तो जनरली हम लोग उसकी केयर नहीं करते हैं, बट सन से बचाव बहुत जरूरी है विंटर्स में। बिल्कुल, तो ये तमाम वो टिप्स थे, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी स्किन को आप बेहतर बनाए रख सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी कीमती राय पहुंचाने के लिए। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।